उसके बाद में श्रीमती सुजाता राव, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, श्रद्धेय आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, परम सम्मानित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, परमादरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सम्मानित प्रतिभागीगण, मुझे बस एक सुझाव है। एक पहले पैरा में अंत्योदय जो शाब्दिक दृष्टि से अशुद्ध है वो अंत्योदय होना चाहिए। और दूसरा, नेतृत्व वर्ग से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 2017 का चुनाव हम सबके सामने है, उत्तर प्रदेश का, और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और देश के लिए उस चुनाव की सबसे ज़्यादा गंभीरता होनी चाहिए। बस एक मिनट, जो हमारी सरकारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन में जरा तेजी लाई जाए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जो जमीन पर उतरे और उसका इफेक्ट हमको 2017 में मिले, उसका रिजल्ट। धन्यवाद। श्री राजगोपाल जी, इसके बाद में भैरव प्रसाद मिश्र जी, बाद में श्री राधाकृष्णन जी, श्री किरण कुमारी जी, विष्णुपद रे जी, धर्मपाल कौशिक जी, मदन कौशिक जी, गंगाचरण राजपूत जी, अभय प्रसाद जी, उसके बाद में अनंत ओझा जी, एक सेकंड, अनंत ओझा जी, रघुनंदन कुमार चौरसिया जी। इसके बाद में कोई चिट्ठी नहीं भेजेगा, सब सुझाव लिखकर, संशोधन लिखकर भूपेंद्र यादव जी को दे दे, उसको हम प्रस्ताव में उचित स्थान देंगे। अध्यक्ष जी, I just thought that it will be proper to point out one important factor. Many friends have been referring to Deen Dayal ji's the ideology propounded by Deen Dayal ji as integral, Egatma Manava Vad. The correct description should be the Egatma Manava Darshan, not Egatma Manava Vad. Vad is equal to ism, and Deen Dayal ji did not propound ism. He wanted to propound a darshan. The better we use the word Egatma Manava Darshan instead of Egatma Manava. भैरव प्रसाद मिश्र जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान भारतवर्ष को एक नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री जी और इस मंच पर भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारीगण, सभागार में सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से एक सुझाव देना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आवास योजना, जो आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उस बिहार में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वेक्षण दोबारा ठीक से कराने की आवश्यकता है। दूसरा, यह जो आवास योजना है बिल्कुल आदरणीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना है कि पीछे पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति को रहने का घर और पीने का पानी हो, और बीपीएल और एपीएल के सभी परिवारों को हमने देखा है कि 1 करोड़ घर बनाने का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय हुआ। मैं चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि इस संख्या में बढ़ोतरी हो और प्रत्येक स्टेट में यह एक कार्यक्रम बने जिसमें सभी गरीब को एक एक रहने के लिए घर का निर्माण हो। इसको संख्या से ना जोड़कर
हर व्यक्ति को एक एक घर हो। यही मेरा छोटा सा आग्रह है और सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैरव प्रसाद मिश्रा, संसद भवन, सम्मानित मंच। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव में के चौथे पैरा पर जहां यह है कि पार्टी यह मानती है कि सर्वांगीण विकसितता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले आर्थिक असमानता के साथ क्षेत्रीय संतुलन को जोड़ने का अनुरोध करता हूं। जैसे मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, तो ऐसे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता एवं उनके लिए विशेष योजनाएं और वहां की किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए कर्ज माफी जैसे जो योजनाएं हैं उनको भी लागू करने के लिए शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद। राधा कृष्णन जी। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच। माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्ताव में किसानों की चर्चा हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसान के लिए जो कृषि बीमा योजना लागू की है उससे किसानों को लाभ मिला है। लेकिन मैं एक और संशोधन चाहता हूं कि किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो तथा कीटनाशक दवाइयां भी उन्हें सस्ती मुहैया हों, जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो सके। और किसान खासतौर से बुंदेलखंड और पिछड़े क्षेत्रों में जहां किसान दैवीय आपदा से पीड़ित ज़्यादा है, जैसे बुंदेलखंड में 4 साल से किसान दैवीय आपदा से पीड़ित है, तो वहाँ के किसानों के कर्ज माफ किए जाएं तो आपकी अधिकता होगी। धन्यवाद। किरण कुमारी जी। भारतीय जनता पार्टी के सारथी माननीय अमित शाह जी, ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी एवं सम्मानित मंच। प्रस्ताव में हमारे अध्यक्ष को भारतीय जीवन मूल्यों की चर्चा की है, तो इस विषय में मैं बस इतना ही सुझाव देना चाहती हूँ कि भारतीय जीवन मूल्यों की संरचना, पोषण और उसका संरक्षण सब भारत की महिलाएं करती हैं और इसमें भी हाउसवाइफ इसमें दिन रात लगी हुई रहती हैं इस मूल्यों की सुरक्षा के लिए। इसलिए हाउसवाइफ जो भारत के परिवार को चलाती है, संस्कारित करती है, उसके लिए और महिलाओं के लिए विशेष कुछ योजना बने जिससे महिलाएं पैसा के लिए अपने घर परिवार बड़े बुजुर्ग को छोड़कर नौकरी में ना जाएं और पारिवारिक परंपरा को जीवित रखें। इन्हीं बातों के साथ जी धन्यवाद। विष्णुपद राय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21 सितंबर 2016 को अंडमान निकोबार इतिहास में ये नया युग का शुरू हुआ। ऑप्टिकल फाइबर केबल का सैंक्शन हमें मिल चुका, रुपये मिला 1100 करोड़। जय हिंद। धर्म कौशिक जी। श्रद्धेय मंच, इंग्लिश में जो प्रस्ताव है उसमें धोखे से लिखा गया है दिसंबर। चूंकि प्रेस में जाना है इसलिए मैं ध्यानाकर्षित करने के लिए उसको कि उसको सितंबर लिखा जाए। इंग्लिश में वो भी जाएगा। दूसरा, ये जो प्रस्ताव हिंदी में है उसके जो दूसरे पेज में तीसरे लाइन में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी का प्रभाव बढ़ गया तथा यदि उसमें असमानता बढ़ी लिखा जाए, ऐसा मेरा सुझाव। श्री मदन कौशिक जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2 छोटे छोटे प्रस्ताव जो संशोधन के लिए बने। एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग 11 एम्स इस आने वाले वर्ष में खोल रहे हैं, उसकी चर्चा इसमें हो तो अच्छा रहेगा। एक 439 ऐसी औषधियाँ जो जन औषधि केंद्र के माध्यम से उन गरीब लोगों तक बहुत सस्ते दाम पर पहुंच रही है। दूसरा संशोधन जो दीनदयाल जी के नाम पर हमने
6-7 योजनाएं इसी वर्ष में शुरू की हैं, उनकी भी कहीं चर्चा एक साथ आ जाए, ये 2 संशोधन में यहाँ रखता हूँ। श्री अनंत ओझा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के राजनीतिक प्रस्ताव में और यूँ कहे तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पहले दिन से ही गरीब कल्याण के रूप में समर्पित है। केवल इस प्रस्ताव में आदरणीय गडकरी जी ने पूरी बातों को समाहित किया था, लेकिन दीनदयाल जी के जो विचार थे आंतरिक सुरक्षा पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर, और विशेष करके जिस ओर आपका हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि एक तरफ हमारी पूरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और इस वर्ष को हम उसी रूप में मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बसे हैं और वह बांग्लादेशी घुसपैठे हमारे संसाधनों पर, जो संसाधन हम अपने देश के गरीबों के लिए समर्पित कर रहे हैं, उन संसाधनों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस प्रस्ताव में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे संसाधनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, उसके बारे में एक ठोस प्रारूप बना करके और उस दिशा में हम आगे की कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनंदन चौरसिया जी। परम सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मान्यवर, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस वितरण हो रहा है उसमें जो सूची है, उस सूची में इतनी गड़बड़ियां हैं कि उसका लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। रघुनंदन जी, अभी प्रस्ताव पर सीमित रहे हम लोग जी, आपका बात ध्यान में आ जाए। ठीक। दूसरा एक सुझाव है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, इस नाम से उसको किया जाए। इससे समाज के लोगों को हमारे नेता की जानकारी होगी और हमारे परिवार को, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष जी, श्रद्धेय मंच, बहुत अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से गरीबों के बीच में नशा का प्रचार है, नशाखोर हैं, उसको रोकने से ही समाज में, समाज का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा अभियान चलावे ताकि लोग नशाबंदी के पक्ष में हों और इस पर गहराई से हम लोग विचार करें। दूसरा एक मेरा सुझाव है कि फर्टिलाइजर, खाद से आमदनी तो बढ़ती है, लेकिन आज खाद से बहुत तरह की बीमारी जो है गांव में या शहरों में हो रहा है। आज कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब फर्टिलाइजर की देन है। इसके स्थान पर जैविक खाद बने ताकि फसल हम लोग को ज़्यादा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं यह प्रस्ताव को सदन के सामने, सदन के अनुमोदन के लिए रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें उचित फेरबदल श्री राम माधव जी और भूपेंद्र यादव जी कर नितिन गडकरी जी से परामर्श कर इसको अंतिम स्वरूप देंगे। अब मैं श्री रामलाल जी को निमंत्रित करता हूं आगे की कार्यवाही के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच व उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रतिनिधिगण, अभी भोजन से पूर्व एक 2 पुस्तकों का विमोचन होगा और इसी तरह से एक 2-3 मिनट की और एक लगभग 12-14 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाएगी। मैं उसकी चर्चा आप सबसे करता हूं। हम सबको मालूम है कि केरल में
अनेकों वर्षों से कितना संघर्ष चला है। कल की सार्वजनिक सभा में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसकी चर्चा की थी। समय समय पर भी हम लोगों को समाचार मिलते रहे। दिल्ली में भी एक बार हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई थी। कुछ अपेक्षा न रखते हुए, सरकार है या नहीं है, आएगी इसकी संभावना भी नहीं, तो भी एक विचार के लिए और कार्य के लिए केरल के कार्यकर्ता किस दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ खड़े हैं, इसका परिचय इससे मिलता है कि अनेकों जिलों में उन पर हमले होते हैं, उनको घायल किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी हत्याएं की जाती हैं और कई हत्याएं तो इतनी जघन्य है कि परिवार के लोगों के साथ की जाती है। यहां एक बात आप सबको और बताना आवश्यक है, शायद बहुत सोच समझ कर ये हो रहा होगा। कई परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों के युवाओं की जो हत्या हुई है वो उस परिवार में अकेले पुत्र हैं। लगातार ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जो परिवार में अकेला पुत्र है। एक इस ढंग से जघन्य हमले और हत्याओं का दौर यहां पर चल रहा है निरंतर। उसके बाद भी कार्यकर्ता हिम्मत से खड़े जूझ रहे हैं। प्रदेश और केंद्र की पार्टी भी लगातार उनका साथ देती है। हमारे देश भर से आए राष्ट्रीय परिषद के कार्यकर्ताओं को इन बातों की पूरी जानकारी मिले, इसलिए आहुति नाम से एक पुस्तक तैयार की गई है जिसमें अभी तक इस प्रकार की जो हत्याएं हुई हैं उनका वर्णन है, उनके कारण है और उन परिस्थितियों का भी जिक्र है। यहां ये बताना आवश्यक है, अकेला कन्नूर जिला ऐसा है जिस कन्नूर जिले में लगभग 89 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अकेले एक डिस्ट्रिक्ट में 89 वर्कर्स की हत्या हुई है। बाकी तो पूरे केरल में ये संख्या बहुत अधिक है। ये पुस्तक आप सबको भी प्राप्त होगी। ये पुस्तक के जो 2 लेखक कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी स्वीकृति दी कि इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, जिससे पूरे देश भर के कार्यकर्ता इसकी गंभीरता को समझ सकें। हमारे दोनों कार्यकर्ता हैं श्री विनू कांदिगिल और श्री संजू सदानंदन, वो दोनों मंच पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन संपन्न होगा। एक बार पूरे केरल के कार्यकर्ताओं का करतल ध्वनि से स्वागत करिए। उन्होंने जिस हिम्मत साहस के साथ केरल में संघर्ष किया है और इस विचार की लौ को जला करके रखा है जनसंघ से आज तक। एक बार पीछे तक कार्यकर्ताओं के द्वारा करतल ध्वनि हो। हमारा प्रयास रहेगा कि बैठिए हमारा प्रयास रहेगा कि सभी कार्यकर्ताओं तक ये पुस्तक पहुंच सके। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। एक दूसरी पुस्तक का विमोचन है। हमारी वैसे तो केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें दीनदयाल जी के स्वप्नों का भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि हमारी कई सरकारें लगातार चुनकर आ रही है। ये छोटी बात नहीं होती। एक बार जीत जाना, लेकिन दोबारा जीत कर आना, जो जनप्रतिनिधि बैठे वो जानते हैं कि बड़ा कठिन होता है। तो 3-3 बार सरकारें बनी हैं। तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक प्रयास किया है जो वह 13 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से पंडित दीनदयाल जी के विचार और व्यवहार की इस यात्रा को एक पुस्तक के माध्यम से, वहाँ के एक प्रमुख पत्रकार हैं, अपने से संबंधित उनके हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, उन्होंने इस पुस्तक को एक स्वरूप दिया है। मैं हिमांशु द्विवेदी जी और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा करूंगा
कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन दोनों पुस्तकों का विमोचन करें। मैंने कहा हमारी सभी प्रदेश सरकारें बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपने 13 वर्षों के विशेष रूप से गरीब कल्याण से जुड़े विषयों को इस पुस्तक में समायोजित करने का प्रयास किया है। एक बार छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की आप हिम्मत बढ़ाइए। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी व हिमांशु जी। मित्रों, आप सबको एक विषय की जानकारी है। जब हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और उसमें गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग है, जो उपेक्षा का शिकार है, वो चाहे हमारे एससी समाज के हों चाहे एसटी समाज के हों, उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो किसी न किसी कारण से उसके शरीर में कोई कमी रह गई। उसको अभी तक विकलांगों के नाम से जाना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी पीड़ा को पहचाना और आप सबने सुना ही है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको एक नया नामकरण किया, दिव्यांग। तो हमारे ऐसे बंधु भी जो किसी भी कारण से उपेक्षित है, पीड़ित है, वो भी सम्मान का अनुभव करें। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का भी इसका परिचायक है। उन्होंने दिव्यांग शब्द देकर ये बताने का प्रयास किया कि किस ढंग से हम जो कमजोर से कमजोर नीचे के उस पर खड़ा है, उसको भी किस ढंग से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की इच्छा नहीं रहती कि उनके जन्मदिन को कोई अलग एक उत्सव और स्वरूप में मनाया जाए। वो हमेशा कोई ना कोई विशेष पहल जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य के लिए करते हैं। पूरे देश भर में हम लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं ने उस जन्मदिन को एक सेवा कार्य के रूप में मनाया। लेकिन उस दिन विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर जो हमारे ऐसे दिव्यांग कुछ भाई बहन थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के लिए जन्मदिन पर आए थे। उसका एक छोटा वृत्त चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, यहाँ स्क्रीन पर आप सब देख सकेंगे। और दिव्यांगों के मन में इस शब्द मात्र से कितना सम्मान और कितना एक आत्मगौरव का भाव निर्माण हुआ है, इस सब की अनुभूति आप कर सकेंगे। मैं जो फिल्म दिखाने वाले बंधु हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो फिल्म का प्रसारण करें। सबका नाम आता है, पहचान आती है, बड़े प्यार से सबके अमर बाबूजी का नाम रखते हैं, पर अपना नाम तो मानो भूल गए। और दोस्त होते तो नाम से
बहुत कम समय की फिल्म थी, लेकिन आप सबने अनुभव किया। मैं पूरी राष्ट्रीय परिषद से आग्रह करूंगा कि दिव्यांगों के उत्थान और सम्मान के जो प्रयास चल रहे हैं, एक बार इस राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से देश भर के दिव्यांगों को ये संदेश जाए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगों के साथ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी में दिव्यांगों के उत्थान के लिए